हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। आपका अपने स्मार्ट नॉलेज आसार में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक में न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है बोर्ड एग्जाम में आने वाला पेपर क्लास 10 हिंदी का। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप समझ सके कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा वो कैसा आएगा। ठीक है, आपके किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि जो भी न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा हिंदी का पेपर है। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऐसा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस पेपर को देख के ही तैयारी करनी है। ठीक है, समय रहता है आपका 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। निर्देश पढ़ लेते। इस प्रश्न के 2 खंड आ तथा बा हैं। दोनों खंड में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है उत्तर यथासंभव क्रम वार लिखिए, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। ठीक है, पहला हमारा है निम्नलिखित गद्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो जो आपको एक गद्य दिया रहता है, ठीक है, उसको पढ़ के आपको उसमें से उत्तर ढूंढने होते हैं। ठीक, तो ये जो आपको गद्य दे रखा है, तो आपको इसको देख के उसके उत्तर ढूंढने हैं। ठीक है, आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको इस गद्य को पढ़ के उनका उत्तर देना होता है। ठीक, तो आप पहले गद्य को पूरा पढ़िए, उसके बाद ही उनका उत्तर लिखिए। ठीक है, क्या होता है कि आधे से ज्यादा लोग उसे बिना पढ़े सीधा उत्तर लिखने लगते हैं। अगर आप डायरेक्ट उत्तर लिखोगे तो आप उसमें गलत कर लोगे। ठीक है, तो आपको पहले पढ़ना है, उसकी कहानी समझनी है, क्या स्टोरी बताई गई है, उसके बाद आपको इसमें उत्तर लिखने हैं। ठीक है, मैं इसके प्रश्न बताता हूँ आपको, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आपके प्रश्न है। कहाँ पूछा गया? ईसा देश से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यकता क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे, जो आपको गद्य दिया रहेगा उसी में से आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो आप गद्य को जरूर तैयार कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, दूसरा प्रश्न है मनुष्य निंदा क्यों करता है। ठीक, ये 2 नंबर का है। देवताओं को किससे ईर्षा होती है। ठीक है, घावाला है ईर्षा द्वेष से बचने का क्या उपाय है। कहाँ है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है, जो आपको गद्यांश दिया है उसका आपको शीर्षक लिखना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आपको गद्यांश के उत्तर कैसे लिखने हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ पेपर बताऊंगा कि आपका पेपर जो है एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, तो आपको इन्हें तैयार करना है और उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि आपको चीजें समझनी है। अगर मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं, ठीक है, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको हल कैसे करना है। ठीक है, उत्तर तो आपको पता चल जाएगा, पर आपको तरीका पता चलना चाहिए कि हल आपको कैसे करना है। ठीक, उसके बाद आगे देख लेते हैं। दूसरा है हमारा, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, अब आपको 2 विषय दिए गए हैं, आपको इन दोनों में से किसी एक पे निबंध लिखना है। ठीक है, पहला है जनसंख्या वृद्धि और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। ठीक है, इसमें देखिए आपको एक चीज आसान कर ली जाती है आपके लिए। ठीक है, जो आपको हेडिंग दे रहे थे वो आपको खुद ही बना के दे देते हैं, आपको बस उनके बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर, हेडिंग आपको मिल गया, आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, भविष्य में जनसंख्या की स्थिति, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ठीक है, अब दूसरे में क्या है? पहला उत्तराखंड का प्राकृतिक स्वरूप, दूसरा प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा की भयावता, आपदा से निपटने के उपाय। ठीक है, दोनों ही बहुत सरल टॉपिक है, आप दोनों के बारे में अच्छा खासा लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या क्यों बढ़ रही है उसके बारे में आपको लिखना है, और दूसरे में लिखना है आपको
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा, जो उत्तराखंड आपदा आती है उसके बारे में लिखना है। हेडिंग आपको बना के दे रखी है, बस आपको हेडिंग वाइज उसके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है कि निबंध आपको कैसे लिखना है, टॉपिक कैसे बनाने हैं, तो मैंने चैनल पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और इंटरनेट का हमारे जीवन में महत्व, ठीक है। तो आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। मेरे हिसाब से अब की बार में वो टॉपिक पूछे जाते हैं, उन दोनों में से एक टॉपिक जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व तो बहुत बार पूछा जाए टॉपिक है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बार या ज्यादातर पूछा ही जाता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से अब की बार इंटरनेट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेट का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आप वहां से चैनल पे विजिट करके उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व हो गया, तो इस टॉपिक को दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखे। आपका काल्पनिक नाम का खगा है, ठीक है। तो जो आपने जन्मदिन पर, ठीक है, मित्र को अपने पत्र लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पत्र बता रखा है, तो आपको सिर्फ चैनल में विजिट करना है और देखना है कि पत्र लिखना कैसे है, ठीक है। औपचारिक बता रखा है और अनौपचारिक बता रखा है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। दूसरा है निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के 1 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की ओर से प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम का खगा है, ठीक है। ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक है, ठीक है। अब चौथा है हमारा, निम्नांकित खंड काक एवं खाक में क्रियापद छाटिए और उनके भेद लिखिए, ठीक है। पहले मैं फुटबॉल खेलता हूं, वह कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है। आपको क्रियापद छाटना है, ठीक है। तो जो आपको इस सेंटेंस ऐसे दिए रहते हैं उसमें से आपको क्रियापद छाटना होता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पे बता रखा है, तो आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तर बता के इसमें डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप टॉपिक को नहीं समझोगे, ठीक है। आपको पहले किसी भी टॉपिक को पूरा समझना है, उसके बाद आपको उत्तर समझना है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कि उसका उत्तर क्या होगा, तो ये सेम क्वेश्चन तो दोबारा आएगा नहीं, ठीक है। टॉपिक अलग आएगा। तो आपको पहले टॉपिक को समझना है, उसके बाद ही उनके उत्तर लिखने। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको उन क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है। गाय ईश्वर स्वरूप व्यापी है, अर्थात वह सब जगह मौजूद है। समुचय बोधक शब्द छाट कर लिखे, ठीक है। आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको एक चीज छाटनी होती है, इसमें क्रियापद छाटना है। इसमें क्या होता है, आपको समुचय बोधक छाटना है, ठीक है। तो अगर आप टॉपिक को समझोगे, ठीक है, तो आप आसानी से छाट सकते हो, ठीक है। अगर आप टॉपिक को नहीं समझोगे तो आप इसमें से उत्तर नहीं छाट सकते, ठीक है। तो पहले आपको टॉपिक को अपना क्लियर करना है, उसके बाद आप उत्तर देखिए कि आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, उसके बाद खुद उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि आप कितने उत्तर सही कर रहे हो, कितने नहीं, ठीक है। आपको इंटरनेट में बहुत से प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं कि आप उत्तर सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। घाय हमारा, शाबाश तुमने महत्वपूर्ण कार्य किया। विस्मयादि बोधक शब्द छाट कर लिखिए। इसमें आपको विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है, खुद ही पता चल रहा है, बस आपको छाटना है। आसान क्वेश्चन रहता है, अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। अब हमारा 5वां है, ठीक है, निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको उत्तर देना है। गोपाल ने नवनीत खाया। इस वाक्य को कर्मवाच्य में आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। ये का हो गया। उसके बाद है खा, राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया। कर्तरीवाच्य, ठीक है। इन सब पे मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी रखी है, उसमें मैंने आपको कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है, कर्तरीवाच्य सब कुछ बता रखे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ चैनल पे विजिट करना है और वीडियो को देखना है, और आपका जो टॉपिक रहेगा एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले टॉपिक को समझे, ठीक है। माली फूल उगाता है, माली फूल उगाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार लिखिए, ठीक है। अब आपको इसमें जो वाक्य का प्रकार है वो इसमें लिखना है,
ठीक। यदि तुम परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार लिखिए। ठीक है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और आसान से आसान तरीके से मैंने आपको समझा रखा है, तो आपको वहां जाके देखना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से पयोधर शब्द का अर्थ छाट कर लिखिए। ठीक है, अब पयोधर शब्द का अर्थ क्या होगा, ये चीज आपको जो शब्द का अर्थ रहता है, पर्यायवाची, विलोम, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इन चीजों को भी तैयार करना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, आपको खुद ही पता चल रहा है इसमें राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, आसान है, बस आपको एक पढ़ के जाना है। ठीक है, सातवां है हमारा, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ये आपको काव्यांश दिया गया है, एक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्या है, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदु वाणी में क्या समझाया। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको इसी में से देखना है। ठीक है, पर आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसकी कहानी समझनी पड़ेगी, इस जो काव्यांश है उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, ये आप कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उत्तर मिल रहा है, आप सेम उतारे तो आपको उत्तर वहां पे गलत हो सकता है। ठीक है, आपको पहले समझना है, कहानी समझनी है, उसके बाद आप लिख सकते हो लक्ष्मण ने परशुराम को मृदु वाणी में, उसके बाद आप उत्तर लिखिए। ठीक है, तो उत्तर जो है वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इस तरह से उत्तर बना के लिखिए। खाए लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया। ठीक है, ये भी आसान है, लास्ट में जब बताते हैं लक्ष्मण जी अपने कुल के बारे में। ठीक है, यह कुमड़ बतिया को हो नाही में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो निहित अर्थ है वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, आप इस चैप्टर की वीडियो जरूर देखना है, इस चैप्टर की पूरी कहानी समझना, उसके बाद आप आसानी से उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है। ठीक है, इसमें भी आपको एक काव्यांश दिया रहेगा, उसमें से आपको उत्तर छाटने होंगे। ठीक है, तीन प्रश्न इसके भी दिए जाएंगे, तो आपको इसमें से उत्तर छाटने होंगे इसके। ठीक है, काव्यांश और गद्यांश आपको तैयार करने हैं, इसमें से आपको सिर्फ उत्तर छाटने होते हैं, बस आपको समझना है। ठीक है, आप आसानी से 10 से 15 नंबर आराम से ला सकते हो इनमें से। ठीक है, आठवां हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, तो आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, का, ख, ग। ठीक है, उन तीनों में से आपको सिर्फ 2 का उत्तर लिखना है। ठीक है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता, अट नहीं रही है, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो और ऋतुओं में नहीं होता, जो अट नहीं रही है, उस कविता के आधार पर आपको उत्तर लिखना है इसमें। ठीक है, जो आपके कविता के क्वेश्चन है वो इसमें से पूछे जाते हैं। ये भी खाए हमारा, नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता का सार संक्षेप शब्दों में लिखिए, ये बताइए। ठीक है, उसके बाद है आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पथे बनाने से कवि का क्या आशय है। ठीक है, छोटे छोटे उत्तर आपको लिखने होंगे। ठीक है, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको 4 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर आप यहाँ से भी ला सकते हो। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, ये क्वेश्चन वही है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको जो बार बार पूछे गए उन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, 9वां देखते हैं। अब 9वां है हमारा का। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। ठीक है, आसान है, चंचल लोगों को देने की बात की, आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। जो उत्साह कविता है उसका संदेश, उस कविता से क्या संदेश देना चाहता है, ठीक है कवि, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, कहानी के शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में कहानी समझनी है, उसके बाद अपने शब्दों में आपको उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, 10वां हमारा, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, 2 गद्यांश आपको फिर दिए गए, उनमें से ठीक है आपको गद्यांश, किन्हीं 2 गद्यांश में से एक का उत्तर छाट के आपको लिखना है। ठीक है, काय हमारा, आषाढ़ की झिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। ठीक है, तो जो आषाढ़ की झिम है उसका जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपको लिखना है।
ठीक है, ना कि चित्र बनाना है कि रोशनी डाली। ठीक है, साइंस में मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक बच्चा जो है चित्र भी बना देता है रोशनी डालने पे एक सूरज का, ठीक है, और उसकी रोशनी डाल देता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसका उत्तर लिखना है, उसके जनजीवन के बारे में लिखना है। ठीक है, दूसरा हमारा बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। ठीक है, इस चैप्टर से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, तो आपको उनको जरूर देखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक ये दिया रहेगा आपको, ठीक है, तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक को ही करना है। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ आपको एक का उत्तर छाड़ना है, तो आप पहले का उत्तर लिखिए या दूसरे का उत्तर लिखिए, आप पे डिपेंड करता है आपको किसका उत्तर आ रहा है। ठीक है, पर आपको जो प्रश्न रहेंगे वो छोड़ने नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हो तो ठीक है, तो आपको कुछ नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप छोड़ देते हो तो आपको पूरा नंबर डायरेक्टली कट जाता है। ठीक है, तो आप उत्तर को मत छोड़िए, आप पूरा लिखने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जिन जिन के उत्तर आपको आ रहे हो उन्हें पहले लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 11वां हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखे। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का है हमारा, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को देखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सुई धागा वाला क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, खाए हमारा पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को क्यों नहीं मानते थे। ठीक है, पठित पाठ मतलब जो पाठ में दिया गया है सिर्फ उसी के आधार पर आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक है, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है, मैंने ये क्वेश्चन बार बार देखा है। एक कहानी या भी नामक आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, आपकी बारी मेरे सबसे पूछा जाएगा, लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है और आसान उत्तर है। ठीक है, 12 हमारा हारदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो नेताजी के चश्मे को क्यों निहारते थे, क्योंकि जो एक लंगड़ा रहता है वो अपने चश्मे की दुकान लगाता है और नेताजी के जो मूर्ति है उस पर रोज चश्मे चेंज करता है। ठीक है, तो आपको उत्तर आसान है, बस आपको उत्तर बना के लिखना है। ठीक है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो उसका उत्तर भी आसान ही है, क्योंकि वो वृद्ध अवस्था में थे, वो नहीं चाहती थी कि उन्हें छोड़ के जाए, उनकी जो तबीयत है वो अक्सर खराब होती रहती थी, उनका ख्याल कौन रखेगा, उन्हें खाना बनाए कौन देगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी होती है, ये इसका राइट आंसर है, आपको बस थोड़ा बना के लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 13वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लिखिए। ठीक है, कहा है माता का आंसर पाठ के आधार पर बताए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, खाए हमारा माता का अंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको लिखना है, सिर्फ पाठ के आधार पर लिखना है उत्तर। ठीक है, और आज की संस्कृति और उस टाइम की संस्कृति के बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नायक कंगतोक लेखिका को किस तरह से मोहित कर रहा था। ठीक है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका की एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। ठीक है, आपको इन 4 प्रश्नों में से किसी 3 का उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न आसान है, 2 प्रश्न तो आपको एक ही चैप्टर से पूछे गए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो आगे भी आते रहे।
ठीक है। और जो भी न्यू पेपर आए, ठीक है, जो भी मैं आपको न्यू पेपर बताऊं कि आपका एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, तो आप सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए तब तक, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सद्वय अधोलिखित गद्यांश पठित्व त्रीन प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए, ठीक है। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, जैसे आपको हिंदी वाले पार्ट में दिया रहेगा वैसे संस्कृत वाले पार्ट में आपको दिया रहेगा, ठीक है। उसमें से आपको उत्तर ढूंढना है, ठीक है। आपको गद्यांश दिया है, हरिद्वारम कस्य केंद्रम अस्ति, ठीक है। हरिद्वार में किसका केंद्र है? हरिद्वार कानि परमाणि शिक्षण केंद्र संति, ठीक है। कौन सा शिक्षा का केंद्र हरिद्वार में है? के दृश्य प्रगतो महत्वपूर्ण योगदान ददति, हरिद्वार कस्य दर्शनम कर्तु शक्यते, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न दिए रहेंगे जो कि आपको गद्यांश में छांटने होते हैं, ठीक है। आसान रहते हैं, आप इन्हें आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर आप स्मार्ट नॉलेज एसआर के साथ जुड़े रहते हो तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके नोट्स ले सकते हो। चैनल का बायो में वहाँ आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाके उसे फॉलो कीजिए, आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 15 हमारा अधोलिखित पद्यांश पठित तो 2 प्रश्नों पूर्ण वाक्य उत्तर, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए, ठीक है। तो जो आपको ये क्या पद्यांश दिया रहेगा उसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, सुप्रभातम कदा भविष्यति, ठीक है। इसका उत्तर आपको आसानी से दिख ही रहा है, बस आपको बना के लेता है, रात्रि गमिष्यति, ठीक है। तो आपको इसका उत्तर लिखना होता है, ठीक है। दुरेफे किम विचयन्ति, ठीक है। गजा कम उच्चारण, ठीक है। 3 प्रश्न है, आपको 2 का उत्तर लिखना है सिर्फ, तो आप इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं रहता, बट आपको तैयारी करनी होती है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो, ठीक है। 16 है हमारा पठित पाठाधारितान त्रीन प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तर, ठीक है। पठित पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। 4 प्रश्न दिए गए आपको, 1 2 3 4, ठीक है। आपको इन चारों में से किसी 3 का उत्तर देना है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए और इनका उत्तर लिखिए। आसान प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उनमें से आपको उत्तर सिर्फ पढ़ना होता है और लिखना होता है, ठीक है। संस्कृत भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आपका हिंदी पेपर का, ठीक है। तो आप उसे भी जरूर तैयार कीजिए, ये नहीं कि आप व्याकरण और हिंदी में ही लगे, ठीक है। संस्कृत को भी आप तैयार कीजिए, उससे भी आपके 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 17 है हमारा अधोलेखितेषु शब्देषु यथोचिंत शब्दम चित्व केवलम चत्वारि रिक्त स्थानी पूर्यत, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। सिर्फ 4 का आपको लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आपको दिए गए, किसी 4 का लिखना है, ठीक है। आपको उत्तर भी कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, उत्तर सिर्फ आपको दिया रहेगा ऊपर, ठीक है। उत्तर आपको इसमें दिया रहेगा, आपको बस फिल करना है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 18 हमारा अधोलिखितेभ्य यथा निर्देश केवलम चत्वारि प्रश्नान उत्तरत, निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला हमारा संधिकृत, आपको इसमें संधि कीजिए, ठीक है। ने प्लस अका सूर्य प्लस उदय, ठीक है। मैंने ऑलरेडी संधि की वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर रखी है, बस आपको उसमें देखना है कि आपको संधि विच्छेद कैसे करना है, ठीक है। तो आप वहां जाके वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके संधि विच्छेद क्या होता है और संधि विच्छेद कैसे करते हैं आप, ठीक है। है हमारा संधि विच्छेद कुरुत, स्वागतम और इत्यादि, आपको इसका संधि करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि संधि आपको कैसे करनी है, ठीक है। समास विग्रह कृत्वा समासस्य मूलेखन कृत, समास विग्रह का समास का नाम लिखे, ठीक है।
पहला है हमारा नीलोत्पलम, दूसरा है राम लक्ष्मणों। ठीक है, उसके बाद घ है हमारा अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्ग नाम कृत्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग कर लिखें। अनभिज्ञा और अनुकूलम। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट है हमारा इसका, कोष्टके पद्धतेषु शब्देषु शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पूरियत। कोष्टक में दिए शब्दों में शुद्ध शब्द छाट कर या चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो कोष्टक में शब्द दिए गए उसमें से आपको इनका आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में आपको आंसर शब्द दिए गए उनमें से आपको छाटना है। ठीक है, अब आखिरी है निम्नांकित शब्द सूचिता चतुर्णाम शब्दानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। ठीक है, लेकिन सब निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं चार का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, गच्छसि, बालकाय, पतंति, सा, वयम या अगस्ताम। ठीक है, इन 6 में से आपको चारों का वाक्य बनाना है। ठीक है, ये अथवा में आप ये कर सकते हैं, अतुलिखितेभ्य वाक्येभ्य द्यो संस्कृतानुवाद कुरुत। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में 2 संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 2 वाक्य रहेंगे, इनमें से किन्हीं 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और चैनल में विजिट जरूर कीजिए ताकि जो जो टॉपिक मैंने आपको समझा रखे आप उन टॉपिक्स का लाभ ले सके। ठीक है, तो आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।